दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह की यूनिवर्सिटी के ऊपर, और जो इनके ऊपर शोध किया है डॉक्टर अनूप शर्मा हैं, इनसे बात करेंगे सीधे। और ये क्षेत्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल भी हैं। और मैंने राजा साहब पर शोध काम किया था। 1997 में मेरा शोध वर्ग पूरा हो गया था। और आज इस क्षेत्र में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका शिलान्यास करने आ रहे हैं। ये हमारे लिए और इस क्षेत्र के लिए और व्यक्तिगत मेरे लिए तो बहुत ही हर्ष का, बहुत गौरव का विषय है। क्योंकि राजा साहब को जो व्यक्तित्व है, राजा साहब की जो पर्सनालिटी थी, उसके बारे में ये क्षेत्र क्या देश ही नहीं जान पाया, लेकिन अब सब जानेंगे कि राजा साहब अद्भुत, अकल्पनीय, अप्रतिम, ऐसे कई सारे विशेषणों के वो स्वामी थे। अगर उनके शिक्षा के क्षेत्र में किए हुए योगदान को देखें तो वो अलग प्रकार का दिखाई देता है। अगर उनके क्रांति के क्षेत्र में देखें तो प्रथम स्थायी हिंदी की सरकार एक बहुत बड़ा काम। अगर समाज सुधारक के रूप में देखें तो उस समय ऐसे लोगों के बीच में जाकर रहना, भोजन करना, ये उनके समाज सुधारक का पक्ष दिखाते हैं। और अगर हम उनके प्रेम, धर्म और संसार संघ पर जाएं तो उनको सामने, हमारे सामने उनके वसुधैव कुटुंबकम की एक छवि सामने आती है। ऐसे राजा साहब का जो चरित्र था, जो व्यक्तित्व था, वो बहुत अद्भुत था, अकल्पनीय था। और ये विश्वविद्यालय बन रहा है तो ये सब समाज उनके बारे में जानेगा और समझेगा कि इतिहास के पन्नों में ऐसा महापुरुष दबा हुआ था। 24 साल पहले, 25 साल पहले मैंने वो प्रयास किया था। आज वो प्रयास सफल ही हो रहा है, सफलीभूत हो रहा है। इससे मुझे बहुत प्रसन्नता है और बहुत हर्ष का अनुभव है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से महाराज हैं, राजा हैं, इन्होंने बहुत बड़े काम किए। जैसे कि चर्चा होती है कि एएमयू को जो ज़मीन दी गई है वो महाराज की थी। आज वहाँ से देश विरोधी नारे तक लगते हैं। तो इसको जैसे आपने शोध किया है तो उसमें क्या चीज़ें पाई गई कि जब एएमयू को जो ज़मीन दी गई? उसमें ऐसा है कि ये चूँकि राजा थे और उस समय पे तत्कालीन अंग्रेज़ सरकार के सामने दो ही लोगों को राजा की उपाधि दी गई थी, एक राजा मुरसान और एक राजा जो है अयोध्या। तो उस कारण से ये राजा थे। तो राजा का इलाका कोई छोटा सा इलाका नहीं होता, बहुत बड़े इलाके का स्वामी होता है राजा। तो अब उसमें किसी ने कोई अगर संस्थान खोला तो अगर हम पे लिखित दस्तावेज प्राप्त हो गया तो हम कहेंगे उनकी है, और लिखित नहीं मिला तो ये उनकी है, उनकी ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनका राज्य था, उन्होंने बहुत खुले मन से दान दिया। जब उन्होंने 1909 में अपना प्रेम महाविद्यालय खोला तो उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया था। और पंडित मदन मोहन मालवीय जब उसका उद्घाटन करने आए तो उनके बहुत आग्रह पे और राज्य के समस्त मतलब विशेष लोगों के आग्रह पे, कहने पे ही, और वो जो है 5 गांव रखे उन्होंने। तो ऐसी दानी प्रवृत्ति के थे। तो एएमयू सारा उन्हीं की ज़मीन पे, हम आधे से अलीगढ़ को आधे उनकी ज़मीन पर देख रहे हैं। तो हम ये आज हमको नकार दें, आज हम पे कोई लिखित दस्तावेज नहीं, तो हम उनको ऐसे कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? तो वास्तव में वही है। अब कोई उनको मन से स्वीकार करो तो ठीक, और लेकिन अगर नहीं करो तो अब वो तो राय साहब तो आने से रहे यहाँ पे, लेकिन अब ये राज्य विश्वविद्यालय बन रहा है, लोग उनके बारे में जान रहे हैं। और जब ये जाने कि वो इतना बड़ा राजा था तो फिर एएमयू को ज़मीन किसने दी होगी? कोई एएमयू कहीं और से तो लाया नहीं होगा। अब उसको खुले मन से एएमयू को भी स्वीकार करना चाहिए कि ये ज़मीन राजा साहब के द्वारा। आज की प्रेजेंट की सरकार है, ये एएमयू के सामने एक बहुत बड़ी लकीर खींचने का काम कर रही है इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनने के बाद। ये राज्य सरकार एएमयू के सामने लकीर नहीं खींच रही है, ये तो पूरे भारत में एक बहुत बड़ी लकीर खींच रही है, जो किसी राजनीतिक दल ने, किसी पार्टी ने नहीं सोचा। आज ये पार्टी इसको सोच रही है और कुल मिला के ऐसे व्यक्तित्व को सामने ला रही है जिसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इसलिए ये बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत इनकी पूरी प्रशंसा करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री की कि ऐसा विश्वविद्यालय ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के नाम पे बन रहा है। आपके शोध में और क्या ऐसी विशेष चीज़ें पाई गई जो कि आज तक जनता उनके बारे में जान नहीं पाई? उसमें हम अगर मैं बताया ना कि जैसे सबसे पहला शिक्षाविद के नाते पहला टेक्निकल कॉलेज, दूसरा अस्थायी हिंद सरकार की स्थापना, तीसरा 31 वर्ष 7 माह तक विदेशों में भारत की स्वतंत्रता के लिए माहौल तैयार करना। आज अगर हम देखें तो रूस से जो हमारी दोस्ती रही थी उसमें बहुत कुछ राजा साहब का योगदान था। उस समय पे अंग्रेज़ सरकार के समय पे 1857 के स्वतंत्र आंदोलन के बाद हम लोग देश को स्वतंत्र कराने तो लग गए थे, लेकिन विदेशों में हमारी छवि क्या थी तो थी नहीं, कोई ऐसे चैनल तो थे नहीं, कोई मीडिया तो थी नहीं। उस समय राजा साहब का जाना, भिन्न राजा अध्यक्षों के पास जाके बात करना, अपने भारत का पक्ष रखना, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो आज जितनी हम सब चीज़ें, जैसे अब संयुक्त राष्ट्र संघ काम कर रहा है, तो ये संसार संघ की कल्पना थी राजा साहब की। और जो संसार संघ की कल्पना थी 5 द्वीपों में पूरे विश्व को बांट देना और फिर वो जगह अलग प्रकार का माहौल स्थापित करना, माने कुल मिला के था सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, जातिगत कोई भेदभाव ना हो, छुआछूत ना हो, धार्मिक संकीर्णता से ऊपर, सत्ता और दलगत की राजनीति से ऊपर उठकर। और जैसे ये लोगों ने एक प्रश्न भी किया था हमसे कि क्या जो है ये भारत विभाजन जो
मैं राजा साहब बिल्कुल नहीं चाहते थे। राजा साहब तो पूरे विश्व को एक करना चाहते थे, तो वो कहाँ से इसको विखंडन हो जाने देते अगर उनकी चल जाती तो, और चल नहीं पाई, नहीं तो हम आज अखंड भारत में रह रहे होते। राजा साहब की बहुत बड़ी देन थी वो। जैसे कि राजा साहब ने भी राजनीति में भी रहे, पत्रकार भी थे, लेखक भी थे और बड़े महादानी भी उभर के सामने आए थे। तो जैसा कि उनका राजनीतिक कैरियर है, वो आपने कहाँ तक शोध किया उनमें राजनीति में, जैसे कि उन्होंने चुनाव भी लड़े या फिर इस तरह की कुछ चीज़ें निकल के आई क्या? उसमें एक लाइन में बोले ना तो वो महत्वाकांक्षा विहीन राजनीतिक थे। अगर उनके अंदर जरा सी भी महत्वाकांक्षा होती तो वो 1957 का लोकसभा चुनाव जीते। उस समय तात्कालीन सरकार से मिलकर कोई अच्छा सा मंत्रालय ले सकते थे वो, और भारत के जैसे सब जगह सब ड्राइंग रूमों में फ़ोटो लग रही है, उनकी भी लग रही होती, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वो करने में विश्वास कर रही थी, वो नाम पे विश्वास नहीं कर रही थी। इसी कारण से कि राजा साहब आज सब लोगों के सामने आ पा रहे हैं, नहीं तो राजा साहब बहुत पहले लोगों के सामने आ गए होते अगर उन्होंने जरा से भी अपने को ऐसा कहना जैसे आजकल पंप एंड शो दिखाया होता, अगर चाटुकारिता की राजनीति की थी, वो उन्होंने नहीं करी। उन्होंने कहा मैं सिद्धांतों की राजनीति करूंगा, मुझे लोग जानेंगे, आज जानेंगे, कल जानेंगे, परसों जानेंगे, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने मनुष्य का जन्म लिया है, तो उस मनुष्य के जन्म का पहला काम क्या है कि सभी सुखी रहें। मेरे प्रयासों से सभी सुखी रहें, सब शांत रहें, सब स्वस्थ रहें, सब आर्थिक रूप से संपन्न हो। इन सब काम के लिए वो करती चली गई। आपके शोध में क्या पाया गया कि राजा साहब का जो वंशज है आज भी जिंदा है? कौन कौन लोग आपके उसमें रिसर्च में निकल के आ रहे हैं? वो जी शरद प्रताप जी जिनका नाम आ रहा है, ये उनके प्रपुत्र हैं, मानी उनके नाती के बेटे हैं। जब मैंने पीएचडी मेरी पूरी हो गई थी तो मैं उसमें शंकरानंद इंटर कॉलेज बेसवा एक क्लास में पढ़ाता था, तो मेरा उनसे मुकाबला भी हुआ था कई बार। वो मेरे पास आए भी थे, वो देहरादून में रहते हैं और वो उनके वंशज हैं। लेकिन अब वैसे ही है जैसे सबके वंशज हैं, ऐसे वो वंशज हैं। मतलब और बहुत का राय साहब के लिए उनका वो कुछ बस चिंतन तो बहुत अच्छा होगा ही होगा, स्वाभाविक है, लेकिन कुछ वो कर नहीं पाई। हमारा मन ऐसा था जैसे हम राजा वाला ठाठ है वो नहीं निकल के आया। वो राजा वाला ठाठ वो तो भोग ही रहे हैं, लेकिन राजा साहब ने नहीं भोगा। वो राजा साहब तो भिखारी की तरह से ही रही। बिल्कुल राजा साहब तो ऐसे रहे कि मतलब उनकी जब पढ़ोगे तो कल्पना करके परे है कि एक राजा होके और इस तरह का जीवन जिया उस व्यक्ति ने। एक जगह उल्लेख आया है जापान में, और उनको 10 पैसा मिलता था, और 10 पैसे से मतलब उस समय का 10 पैसा था वो, तो 10 पैसे से वो अपना जीवन निर्वाह कर रही थी, समझिए आप। तो एक राजा, और इस तरह से विदेशों में कोई ऐसा तो था नहीं कि एटीएम था जो गए और पैसा निकाल रहा है, और तो कहाँ उनका ना पैसा, ना कपड़े, ना कोई उन पर संसाधन के या इस देश में उस देश, और मतलब रूस, चीन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, इन देशों की यात्रा तो ये अकल्पनीय और अद्भुत बात है कि नहीं उस समय पे। और वो राजा साहब कर रहे थे और उसके खिलाफ कर रहे थे जिसका सूर्यास्त नहीं होता, तो कितनी बड़ी बात थी। तो इसलिए राजा साहब बहुत कई मायने में और अद्भुत अकल्पनीय। ऐसी कोई बात जो आपके सामने निकल के आई हो कि जो ऐतिहासिक चीज़ें रही हों और जो आज की युवा पीढ़ी को ना समझ में आती हो, अगर वो सुने तो उसके बारे में गर्व महसूस करें कि हमारे राजा साहब ऐसे भी थे? नहीं तो जी तो बहुत बड़ी बात तो यही होगी, प्रथम स्थायी हिंद सरकार की स्थापना करना, एक ये होगी पहला टेक्निकल कॉलेज खोलना, और उसके बाद फिर उन्होंने जब आगे भारत में लौट आई तो फिर चुनाव भी लड़े, चुनाव जीते, 123 रुपये में चुनाव जीत गए वो तात्कालिक, और निर्दलीय भूमिका में जीते वो, और तो मतलब बहुत बड़ी बात थी ये। और एक और देखिए विशेष बात क्या थी कि राजा साहब जब चुनाव जीत गए, आप कहाँ से लड़ा था? मथुरा से लड़ा था उन्होंने, मथुरा लोकसभा। तो जो उनके प्रतिद्वंदी थे दिगंबर सिंह, तो फिर दिगंबर सिंह बाद वाला जीते, ये पहले वाला जीते। तो बाद में एक अभिनंदन समारोह हुआ तो उसकी अध्यक्षता दिगंबर सिंह कर रही थी। तो दिगंबर सिंह जब अध्यक्षता कर रहे तो उन्होंने कहा देखो जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा उसकी मैं अध्यक्षता कर रहा हूँ। ऐसा ये असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी है राजा महेंद्र प्रताप। ये ऐसा तो इतिहास में पहली बार मेरे ख्याल से ऐसा हुआ होगा। ये ऐसा मतलब आज की कटुता की राजनीति में तो दो सांसद एक दूसरे को लड़ाई तो बगल में ही नहीं बैठेंगे, और वो उनकी अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे अपने हारे हुए प्रतिद्वंदी की, क्योंकि एक बार खुद भी हार चुके थे दिगंबर सिंह, लेकिन तब भी उनकी अध्यक्षता कर रहे थे चौधरी दिगंबर सिंह। तो ये मतलब एक असाधारण बात थी। बहुत बहुत धन्यवाद।